हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपके अपने पाठ कर्तव्य पालन, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से इस एकांकी को सुन चुके हैं, जान चुके हैं, एक एक चीज को समझ चुके हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित यह पाठ आपको आपके जीवन उपयोगी ज्ञान को सिखाता है। हम सब जानते हैं कर्तव्य का पालन करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, लेकिन अपने कर्तव्य को इस तरीके से निभाना कि जो व्यक्ति है उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं, इस कर्तव्य का पालन करना मेरा प्रमुख कर्तव्य है, एक अन्य कर्तव्य है। हम जनरली हम क्या करते हैं, अक्सर जब भी हमसे कोई चीज़ करने के लिए कही जाती है तो यदि हमें कोई देख रहा है, यदि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो हम अपना कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर हमें ये एहसास होता है, ये एक मानव स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं उस काम में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये पाठ यही बात हमें सिखाना चाहता है कि कोई देख रहा हो अथवा नहीं देख रहा हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन एकदम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। वन रक्षक को यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। वो चाहता तो राजा के साथ किसी भी तरीके से अपनी बातचीत का स्तर बना सकता था, साथ ही उसे अपने घर में ले जा सकता था, या फिर उसकी दी भेंट ले सकता था, या उसकी रिश्वत को स्वीकार कर सकता था। लेकिन उसने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया और राजा को यह एहसास करा दिया कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर हूं और तुम किसी भी बहाने से, किसी भी लालच से मुझे इससे विमुख नहीं कर सकते। तो इस कहानी का जो एकांकी का जो सार है वो मैंने आपको बताया। आपने भी इसको बहुत अच्छे से सुना और समझा है। आइए देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। कुछ करने को शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर है, कक्षा में इस एकांकी का अभिनय प्रस्तुत करें। आप इस एकांकी का अभिनय जब आपका कोई चिल्ड्रंस डे हो, या कोई बाल सभा चल रही हो आपकी, या असेंबलीज जो होती हैं, आप उसमें इसका मंचन अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। काफ़ी कम पात्रों में इसको आप बहुत अच्छी एकांकी को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभिनय आप प्रस्तुत करेंगे कक्षा में, और अगर उसका वीडियो बन जाए तो मुझसे वो वीडियो जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। यकीनन मैं उसे देखकर अपनी राय जरूर उस पर देना चाहूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस एकांकी को संक्षेप में एक कहानी के रूप में लिखिए। देखिए, अब यहाँ पर कहानी के रूप में आप इसको कैसे लिखेंगे? कहानी के जो रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो जो संवाद शैली है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो हट जाएगी, क्योंकि एकांकी की पहचान ही है, एकांकी को मंच पर मंचन जो किया जाता है उसके लिए संवाद शैली में लिखा जाता है। कहानियां भी होती हैं, लेकिन कहानी को हम एक पैराग्राफ रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको पूरा का पूरा परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है, इस पाठ में वन रक्षक की कर्तव्य परायणता को उभारा गया है। जो इस पाठ का सबसे प्रमुख बिंदु है, जो सबसे प्रमुख बात है, वो है वन रक्षक की ईमानदारी, उसकी कर्तव्य परायणता। आपके गांव नगर में कर्तव्य पालन के लिए प्रसिद्ध महिलाओं और पुरुषों के नाम और उनकी विशेषताएं लिखिए। यानी आपके अपने शहर में, आपके अपने गांव में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने कर्तव्य पालन के लिए इसी प्रकार से जो जज्बा और जुनून दिखाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो बिल्कुल ही आप उनका यहाँ पर नाम लिखिए और साथ ही साथ उनकी कुछ विशेषताएं और कुछ उनका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सब वर्णन आप किन लोगों के कर सकते हैं? जो सेवा भाव वाले लोग होते हैं ना, जो सेवा भावी लोग होते हैं, जो किसी ना किसी स्थान पर जाकर निःशुल्क भाव से सेवा की भावना रखते हैं, साथ ही साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जिनके समक्ष कोई भी रिश्वत, कोई भी लुभावना ऑफर काम नहीं करता है, वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। सैनिकों के बारे में आप लिख सकते हैं, महिलाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आपके आसपास यकीनन होंगी जिसके बारे में आप कर्तव्य पालन के लिए, जिसका एक अनुच्छेद स्वरूप आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विचार और कल्पना के अंतर्गत है, यदि इस एकांकी के मंचन में, ठीक है, एकांकी का मंचन यानी अगर ये स्टेज पर आपको प्रोग्राम करना है, ये एकांकी प्रस्तुत करनी है, तो आपको अगर इसमें से कोई भूमिका करनी पड़े तो आप कौन सी भूमिका करना चाहेंगे? आप राजा बनेंगे, आप वन रक्षक बनेंगे, आप दरबारी बनेंगे, आप घोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे आप, वो आपके ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो उत्तर जो है वो आप अपनी पसंद के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। कि जैसे अगर आप मुझसे पूछें ये बात, तो मैं 100% इसमें वन रक्षक बनना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस मूल्य को
मैं मंचन के द्वारा अपने अंदर आत्मसात कर सकूं कि एक एक्टिंग करने के दौरान अगर कर्तव्य पालन करना इतना अच्छा लग रहा है, तो जब मैं वास्तव में कभी किसी कर्तव्य को पालन करूंगी या कर्तव्य परायण बनूंगी या मैं कोई ऐसा कार्य करूंगी तो वो वास्तव में वो चीज़ मुझे कितनी खुशी देगी, है ना। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ वन रक्षक का अभिनय करना चाहूंगी, उसका रोल प्ले करना चाहूंगी। इस एकांकी में आपने पढ़ा कि बीच बीच में यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे तो आप देखेंगे बीच बीच में कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि राजा जंगल से निकलकर एक किनारे में खड़ा है। यानी पहला सीन अगर आप एकांकी को सेम टू सेम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो किससे, पर्दा खुलते ही, आपके जो मंच का पर्दा लगा है वो खुलते ही क्या दृश्य दिखाई देगा, किनारे में खड़ा हुआ राजा दिखाई देगा। तो इसके लिए ये संकेत बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तिरस्कार के स्वर में कौन सी बात तिरस्कार यानी अपमान करने के उद्देश्य से कही गई है, उसका भी यहाँ पर एक स्वर होता है। अब अपमान को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो अपमान के स्वर को किस तरीके से अपनी भाषा के आरोह अवरोह से बताएंगे वो यहाँ पर बताया गया है। स्थान, किस प्रकार का स्थान बताया गया है, तो स्थान के लिए जंगल का रास्ता, जंगल का समय, शाम आदि चिन्हों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। निर्देशों तथा संकेतों के नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं। नाटक को मंच पर अभिनीत करने में सुगमता होती है। जब एक एक चीज होती है, सुबह का दृश्य, शाम का दृश्य, तो आपको आसानी होती है कि कौन सा दृश्य चल रहा है, तो क्या क्या चीजें यहाँ प्रमुखता से दिखानी आवश्यक हैं। कल्पना कीजिए कि यदि इस दृश्य को, इस सीन को रात में मंचन पर का, रात का मतलब आप जो मंचन कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई रात का दृश्य दिखाना है तो आप क्या क्या संकेत देंगे। मान के चलिए एकांकी को थोड़ा सा वहीं रखते हैं। अब आपको सीन क्रिएट करना है एक रात का, ठीक है, आप स्टेज पर हैं, कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आप काले पर्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो लाइट्स जल रही हैं उनको डिम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आप बता सकते हैं, क्योंकि रात में सुनसान सड़कों पर अक्सर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं। फिर साए साए की थोड़ी सी हवा की आवाज़ रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो रात है, झींगुरों की आवाज़ आप निकाल सकते हैं, भंवरे की आवाज़ जो होती है ना, भिन 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 टाइप की जो एक आवाज़ सुनाई देती है, साउंड हमको रात में सुनाई देता है। इस तरीके के साउंड आप अपनी बहुत सारी चीज़ों से हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो एक रात का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। कुत्तों का भौंकना, भो जो करते हैं, सियार वगैरह का जो बोलना होता है, वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक अत्यंत ही जीवंत चित्रण यहाँ पर रात के दृश्य का प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एकांकी से, यानी कि अब जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो है हमारी एकांकी से। राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरता है। खरा उतरता है मतलब वो कैसे पास होता है। राजा ने जो वन रक्षक की परीक्षा ली, अब राजा ने परीक्षा कैसे ली वन रक्षक की? क्या कोई पेन पेपर टेस्ट था? क्या कोई प्रश्न पत्र दिया गया? बिल्कुल नहीं। परीक्षा लेने का एक तरीका होता है। राजा ने अपना वास्तविक परिचय नहीं बताया कि वो राजा है, वो एक साधारण मनुष्य बना रहा, और वो इस तरीके से सवाल जवाब जो संवाद थे उन दोनों के बीच वो सामान्य थे बिल्कुल, जिसके कारण वन रक्षक को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि हमारे महाराज हैं। और इस प्रकार वन रक्षक उन्हें साधारण मानव समझ रहा था, लेकिन राजा वन रक्षक की पूरी तरह परीक्षा ले रहा था। और इस परीक्षा में हमने जाना कि वन रक्षक खरा उतरा। कैसे उतरा, किन बातों से उतरा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को, नाम ना भूलें, पुंडरीक को झोपड़ी में रहने के बदले कुछ रुपए देना चाहता था, तब वह उसे रिश्वत बताता है कि तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, और उसे लेने से इनकार कर देता है। दोबारा जब राजा उससे राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो भी वो इनकार कर देता है कि नहीं, ये मेरे भी काम का समय है और इसमें मैं कोई और काम नहीं करूँगा। और वो उस समय कहता है कि अगर मेरे कर्तव्य पथ पर चलते समय, मेरे काम के समय में, इस समय यहाँ राजा भी आ जाए ना, तो भी मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। इस बात से पता चलता है कि उसके लिए उसका काम, उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण था, है ना। तो उसने कहा कि तो भी मैं इस समय राजधानी नहीं जाऊंगा। इन दोनों बातों से वन रक्षक को लगा कि मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरा जो नियोक्ता है, जिसको मैंने इस पद पर रखा है, ये एकदम सही व्यक्ति है, क्योंकि वो किसी की भी बातों में नहीं आएगा, किसी भी प्रकार के लुभावने ऑफर में जो दिए जाएंगे उसको उसमें नहीं आएगा, और ये अपना कर्तव्य पथ पर अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है।
नीचे लिखे वाक्यों के 3 संभावित उत्तर दिए हैं। ठीक है, संभावित यानी हो सकते हैं वाले आंसर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए तथा उसका कारण भी लिखिए। अब प्रश्न है, राजा ने तलवार खींच ली। हमने अपनी अंतिम पंक्तियों में पढ़ा था कि राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि वह वनरक्षक को दंड देना चाहता था, वह उसको क्षमा करना चाहता था, या फिर वह वनरक्षक को सम्मान देना चाहता था। गलती से उत्तर यही लिखा है जो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चों को ये समझाने के बाद ये देखने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़ी होगी और आपने मेरे प्रश्न यहीं पर पूछते ही इसका उत्तर बता दिया होगा। तो वन रक्षक को वह सम्मान देना चाहता था और राजा की दी तलवार वन रक्षक के लिए किसी अद्भुत, किसी बहुत बहुत स्पेशल सम्मान से कम नहीं थी, इसलिए वो उसको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर, परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना। परिचय, जब आप किसी से मिलते हैं, आप बताते हैं कि हेलो, मैं प्रज्ञा गुप्ता हूँ, आपका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, वो कौन है, तो इसे क्या कहते हैं, जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम हिंदी में कहते हैं परिचय। तो वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। जब उनसे परिचय पूछा कि आप बताइए आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाएंगे, क्यों आए हैं, जब इतने सारे सवाल राजा से पूछे गए तो राजा ने क्या कहा, वो आपको बताना है। तो राजा ने इतने सारे जब प्रश्न पूछे गए उनसे पुंडरीक के द्वारा, तो राजा ने क्या कहा कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने का कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि राजा से कौन पूछने वाला है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो। ये तो राजा को ने आज तक कभी इन सवालों के जवाब राजा को देने ही नहीं पड़े होंगे, तो उसको इसका अभ्यास था ही नहीं, इसलिए। और राजा से तो कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकता ना, वो भी एक बात है। तो राजा को सिर्फ यही प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर देने का अभ्यास ही नहीं था, क्योंकि राजा तो हमेशा ऑर्डर देता है, वो तो हमेशा आदेशात्मक भाषा में बात करता है, ऐसा करो वैसा करो, तो उसको उत्तर देना ही नहीं पड़ते। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे बढ़े। वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। जब वन रक्षक है वो राजा पर डाउट करता है कि ये अपने बारे में नहीं बता रहा, ये जरूर कोई गलत इंसान है। तो क्यों उसको ऐसा लगा, तो वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है कि वन में कोई घुस आया है किसी अवसर से और ये पता नहीं क्या कौन व्यक्ति है जो अपने बारे में सच बता नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका कोई जवाब वो नहीं दे रहा है। तो वन रक्षक को राजा पर किसका संदेह होता है, बदमाश होने का संदेह होता है। संदेह मतलब डाउट होता है। राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और दे दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी के विषय में क्या कहा। यानी एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पहले का उत्तर पढ़ते हैं। पहले, राजा द्वारा यह कहने पर कि 1 रुपया कम हो तो मैं और दे दूंगा, ये बात किस चीज़ का प्रतीक है, ये रिश्वत का प्रतीक है। रिश्वत मतलब जो आपने अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ा होगा ना कि रंगे हाथों रिश्वत देते पकड़ा, किसी काम को जल्दी या समय पे कराने के लिए रिश्वत दी जाती है। तो ये रिश्वत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। राजा के दरबारी भी रिश्वत यानी कोई पैसा ले लेते हैं कि चलो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं तुम्हें राजा से मिलवा दूंगा, मैं तुम्हारा ये काम राजा से जल्दी पहले पूरा करवा दूंगा। इस तरीके के काम करने के लिए एक ब्लैक मनी ली जाती है जो कि कहलाती है रिश्वत। तो यहाँ पर 1 रुपया कम हो तो सवेरे और दे दूंगा, कौन सी भावना बता रही है, रिश्वत की। ये रिश्वत अक्सर ऑफिसेज में ये काम होते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या लगा कि राजा के दरबार में भी रिश्वत लेन देन का काम तो चलता होगा, इसीलिए वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी छोटे मोटे काम के लिए रिश्वत देते या लेते होंगे, उसको इस बात से पता चल गया। और वन रक्षक ने राज दरबारी और दरबारियों के विषय में क्या कहा कि मतलब तुम दरबारी हो और तुम दरबार में रिश्वत लेते और देते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर भी मुझे रिश्वत का प्रलोभन दे रहे हो। प्रलोभन यानी लालच, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं या लेते हैं, और नहीं भी हो तो एक स्थिति रख देते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, मैं या तुम्हें राजा से ऐसा करवा दूंगा। तो इस प्रकार का आश्वासन भी वो देते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देते हैं या फिर लेते हैं या फिर आश्वासन देते हैं कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें
ऐसा धन दूंगा या ऐसी कोई तुम्हारी मदद सहायता कर दूंगा। वन रक्षक को उसकी नेकी यानी अच्छा काम और ईमानदारी, तो अब आपको पता ही है कि ईमानदारी का क्या फल मिला। मतलब वन रक्षक ने जो अपने कर्तव्य पालन करने के लिए अपनी नेकी का परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, तो उसको क्या पुरस्कार मिला। तो उत्तर लिखेंगे, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए एक तलवार, जो कि राजा की प्रिय तलवार थी, जो वो अपने साथ लेके घूमता था, और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। मतलब 1000 रुपये उसको साल भर में। अब आप सोचेंगे तो बड़ा कम अमाउंट है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई है उस समय 1000 रुपये आज के 1 लाख बराबर, बल्कि और उससे ज़्यादा होते होंगे, है ना। तो ये उसको पुरस्कार मिला। देखिए, जब पुरस्कार क्या करता है, पुरस्कार हमें प्रोत्साहन देता है ना, ऐसे अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है कि चलो एक बार में ऐसा हुआ और दोबारा करेंगे इसको। तो पुरस्कार मिलने से क्या होता है, प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो इसके लिए राजा ने उसको ये 2 चीजें पुरस्कार स्वरूप दे दी थी। एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी कि किन किन विशेषताओं का पता चलता है। आपको क्या समझ में आया इस एकांकी को पढ़ने के बाद कि जो वन रक्षक है, राजा कैसा था वो हमें पता चल गया, जो वन रक्षक है उसकी कौन सी विशेषताएं हमने जानी। तो एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की सबसे पहले तो कर्तव्य परायणता की, किसी भी परिस्थिति में उसने अपने मन को किसी भी लालच में नहीं आने दिया और अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। तो सबसे पहले तो कर्तव्य परायणता। दूसरा, उसकी ईमानदारी, वो किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आया, ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। चाहता तो रात में क्यों घूम रहा था, घर में जाके सो जाता, कौन देखने वाला है जंगल में कि इसने पहरा दिया या नहीं, ये घूमा या नहीं, लेकिन वो ईमानदारी से पहरा दे रहा था। तीसरा, राजभक्ति, उसे अपॉइंट किसने किया था, किसने नियुक्त किया था, राजा ने। अब राजा तो देखने आने नहीं वाला था कि वो रात में सो रहा है या पहरा दे रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा था। उसे इस बात की बहुत फिक्र थी कि मेरे राजा ने मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया है, तो राज्य में कोई भी, वन में कोई भी मुसीबत या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बहादुरी, रात के अंधेरे में वो घूम रहा है तो ये बहादुरी का प्रतीक है उसका, क्योंकि जंगलों में तो जंगली जानवरों का कितने तरह के भय रहते हैं, लेकिन वो रात के अंधेरे में भी जंगल में घूम रहा था, तो बहादुरी का। फिर है स्पष्टवादिता। कई बार क्या होता है, हम सोचते तो अच्छा है लेकिन हम इसको स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते। जैसे कि जब तू और तेरे शब्द का प्रयोग किया राजा ने, तो उसने तुरंत क्या कह दिया कि आप तू और तेरे शब्द का प्रयोग मत करिए, मैं भी आपकी तरह सम्माननीय हूँ। यानी उस समय अगर वो चाहता तो सुन लेता कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान के लिए तुरंत ये बात स्पष्ट रूप से बोली कि आप भाषा का प्रयोग अच्छा करिए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो उसकी स्पष्टवादिता को बताते हैं कि नहीं नहीं, तुम क्या, राजा भी बोलेगा तो मैं अब तुम राजधानी नहीं जाऊंगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट बोलने वाली जो है वो उसके स्पष्टवादिता को बताती है। जैसी विशेषताओं का पता चलता है। तो आप एक बार फिर से इस उत्तर को सुन लीजिए। इस एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, बहादुरी और स्पष्टवादिता जैसे गुणों का पता चलता है। जब आप इस उत्तर को लिखेंगे तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, उनके गुणों का वर्णन या उस घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं कि इन गुणों का परिचय आपने कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आता है आपको एग्जाम में या परीक्षा में, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत हम करते हैं व्याकरण से संबंधित अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पिछले कई पाठों में हम उपसर्ग और प्रत्यय कर चुके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में कर चुके हैं, यानी आपको उपसर्ग और प्रत्यय तो बहुत अच्छे से स्पष्ट होंगे। नहीं स्पष्ट है तो आप एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको वो बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले शब्द, फिर हम जानेंगे किस में उपसर्ग है और किस में प्रत्यय छुपा हुआ है। पहला शब्द है अभिमान, चमकीला, सच्चाई, सम्मान, ईमानदारी, विशेष, प्रसन्नता, निकलकर। अब इन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप मूल शब्द को देखें कि अगर मैं इसमें से उपसर्ग हटाता हूं तो क्या इसका मूल शब्द सार्थक रहता है, या इसमें से मैं पीछे से ये प्रत्यय हटा के देखता हूं क्या इसमें मूल शब्द सार्थक बनता है। इस आधार पर हम
उपसर्ग और प्रत्यय छांटेंगे। पहले शब्द की ओर चलते हैं। पहला शब्द है अभिमान। तो अभि उपसर्ग है और मान जो होता है वो मान सम्मान को कहा जाता है, तो इसका मूल शब्द का भी एक महत्व है। तो अभिमान में क्या लगा हुआ है? अभि उपसर्ग। अब चमकीला, तो चमकीला में चमक और कीला तो आप करेंगे नहीं, वहां पर क्या होगा? चमक और ईला प्रत्यय होगा, है ना, बड़ी ई और ला प्रत्यय है। तो चमक धन ईला चमकीला, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है? ईला प्रत्यय लगा है। सच्चाई, सच धन आई, यानी यहां पर सच एक शब्द है, मूल शब्द है, इसके पीछे लगा है आई उपसर्ग, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पीछे लगा होने के कारण ये कहां जाएगा? यहां प्रत्यय की श्रेणी में चला जाएगा। अगला है सम्मान। सम धन मान, तो सम को आप अलग करेंगे, साथ में मान को आप अलग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सम्मान कहा जाएगा उपसर्ग में। सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, जो कि हमने अभिमान में भी लिया था। फिर है ईमानदारी। तो ईमान धन दारी, ईमान धन दारी, तो ईमानदारी। अब दारी शब्द आप सोचेंगे कि इसके कौन से और शब्द बनेंगे? तो जैसे जिम्मेदारी, जवाबदारी, ऐसे शब्द आप प्रयोग यहाँ पर अन्य शब्द भी इससे बना सकते हैं। विशेष, तो विशेष का प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे? वि धन शेष। तो शेष शब्द का मीनिंग होता है बचा हुआ, और वी उसमें आगे लग गया मतलब कि बहुत खास, तो शब्द बन गया विशेष, ठीक है। तो विशेष कहाँ जाएगा? उपसर्ग में जाएगा, वी उपसर्ग लगा हुआ है उसमें। आते हैं अगले शब्द सॉरी अगले शब्द की ओर। प्रसन्नता। तो प्रसन्न खुश रहने को कहा जाता है, इसमें लगा है ये ता प्रत्यय। तो प्रसन्न धन ता, तो यहां पर ता प्रत्यय होने के कारण हमने उसे लिया प्रत्यय में। अगला और अंतिम शब्द है निकल कर। तो निकल एक क्रिया होती है, कर उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द क्या बन गया? निकल कर। यहां पर एक शब्द और मुझे दिखाई दे रहा है पुरस्कार, तो इस शब्द को आप यहां श्रेणी से हटा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने जितने अधिकतम शब्द यहाँ पर दिए हैं उनका अभ्यास हमने किया कि कौन से शब्द उपसर्ग हैं और कौन से शब्द प्रत्यय हैं। चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर। सबसे पहले लिखना है अर्थ और उनका वाक्यों में करना है प्रयोग। शब्द हैं तिरस्कार, यकीन, मुनासिब, रिश्वत, ढिठाई और फर्ज। ये यहाँ पर शब्द है। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान, अवहेलना करना, ठीक है ना, अपमान कर देना, डिसरिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं। राजा ने तिरस्कार से उसे नीच कहा। राजा ने ये शब्द का प्रयोग किया था और साथ ही साथ उसका तिरस्कार यानी अपमान के भाव से, उस समय राजा गुस्से में था, क्रोध में था कि मुझसे राजा होके इतने सवाल कर रहे हो तुम, उस समय राजा ने शब्द का प्रयोग किया था। यकीन यानी भरोसा। मुझे यकीन है कि यह वही लड़का चोर है, मुझे यकीन है कि तुमने ये पाठ पढ़ लिया होगा। तो सिर्फ यही नहीं, आप कुछ अन्य वाक्यों का भी निर्माण कर सकते हैं। आवश्यकता है कि आप इसका अर्थ जानें और वाक्य संरचना को समझ लें। फिर वाक्य तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप कुछ नए वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है मुनासिब। मुनासिब का अर्थ होता है सबसे पहले उचित, है ना, कि ये चीज मुनासिब है, मेरे लिए ये चीज मुनासिब है। देखते हैं, जो मुनासिब हो, जो मुनासिब समझो वही करो। डू एज डायरेक्टेड, जो तुमको समझ में आ रहा है वही करो, जैसा मन कर रहा है वैसा करो, एज यू विश जिसे हम कहते हैं। अगला है रिश्वत, घूस देना। अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। समाचार पत्रों में अक्सर आपने देखा होगा कि आज फलाना अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया, रिश्वत लेते पकड़ा गया, है ना। तो रिश्वत का मतलब होता है ब्लैक मनी लेकर या पैसे लेकर किसी का कोई काम करना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पैसे लेकर तो हम जॉब भी करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसमें कोई गलत नहीं होता। आपने मेहनत की, वहां से आपको पैसा मिला, या किसी और ने आपका कोई काम किया, आपने उसको बदले में मेहताना दिया, वो मेहताना होता है, जिसे हम सैलरी वर्ड जिसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जो रिश्वत होती है ये छुप के करने वाला काम होता है। तो जहां पर जो चीज़ हम किसी के सामने नहीं ला सकते और छुपा के करना पड़ रही है, यही उस चीज़ की पहचान है कि वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो किसी से पैसा लेकर चोरी छुपे उसका कोई काम करना इत्यादि करना रिश्वत लेना या घूस लेना कहलाता है। अगला है
ढिढ़ाई यानी अकड़ के साथ कोई काम करना, ढीठ होकर जिसे कहते हैं। बच्चों को बड़ों से ढिढ़ाई के साथ बात नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना जो बहुत अकड़ के बात करते हैं, हाँ ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो क्या कर लोगी, तो ये वाला जो टोन होता है ना, ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़ा प्यार से बोलने वाले और विनम्र बच्चे अच्छे लगते हैं, और वैसा हमें हमेशा होना भी चाहिए। फर्ज यानी कर्तव्य, ड्यूटी जिसे हम कहते हैं। भारतीय सैनिक अपने कार्यों से कभी पीछे नहीं हटते, वो सरहद पर अपने जहाँ पर भी होते हैं अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं हटते। तो इस प्रकार हमने जाना इन शब्दों का अर्थ, साथ ही साथ वाक्य प्रयोग। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी कई बार आपने देखा होगा, आप अपनी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, लगभग वैसा ही ये अभ्यास है। किसी बात की परवाह ना करने वाला, जिसे किसी बात की परवाह ना हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, लापरवाह। तुम तो बहुत लापरवाह हो, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता, तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं है। तो ऐसे शब्दों के लिए हम उसे एक सिंगल वर्ड में, यानी बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द बोलते हैं, लापरवाह होना। ठीक है, अगला देखते हैं, वन की रक्षा करने वाला। जो वन की रक्षा करता है वो क्या कहलाएगा, वन रक्षक कहलाएगा। इस पाठ में वन रक्षक का तो सबसे महत्वपूर्ण काम था। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। ठीक है, जो विश्वास करने योग्य हो, और जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अविश्वसनीय। तो ये विश्वास जो वर्ड होता है ये बहुत अहमियत होती है, बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना कि जो विश्वास करने योग्य होता है वो है विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता है, रिश्वतखोर, जो रिश्वत लेता है। ठीक है, खोर का मतलब होता है खाने वाला। जैसे पहले के ज़माने में जब डायनासोर हुआ करते थे तब आपने देखा उन्हें आदमखोर कहा जाता था, क्योंकि वो इंसानों को खा जाते थे, है ना। तो यहाँ पर रिश्वतखोर शब्द में भी वही है, जो रिश्वत लेके काम करता है, तो खोर शब्द का उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जो क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य, मतलब जिसको हम क्षमा कर ही नहीं सकते। विलोम शब्द में क्या बनेगा, जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। ठीक है, तुम्हारा अपराध क्षम्य है, मतलब क्षमा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर है जो क्षमा करने योग्य ना हो, तो अ उपसर्ग जो होता है वो निगेटिव अर्थों के लिए प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ लगा दिया अक्षम्य। ठीक है, अक्षम्य यानी ये व्यवहार तुम्हारा क्षमा करने योग्य नहीं है। प्रश्न 4 की ओर हम आ गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य अलग अलग कीजिए। ये अभ्यास हम पिछले पूर्व कई पाठों में भी कर चुके हैं, यानी अब आप ये अभ्यास करने में सक्षम हैं। ठीक, तो मैं पहले वाक्य पढ़ती हूँ, फिर हम पता लगाते हैं कि कौन सा वाक्य कौन सा है। मुझे पता तो चल गया कि मैं मनुष्य भी हूँ, मैं मनुष्य भी हूँ। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैंने माना कि तुम दरबारी हो और आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाक्य कौन सा है, क्योंकि प्रकार के साथ साथ इनके आकार से भी समझ में आ जाता है, इनकी लंबाई से भी समझ में आ जाता है कि वाक्य कौन से हैं। आज मैं बदमाश को पकड़ लाया, तो आपको इन चीज़ों से समझ में तो आ गया होगा। चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। मुझे पता तो चल गया कि मैं मनुष्य हूँ, ये कौन सा है, मिश्रित वाक्य है, क्योंकि दो स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जान भी पड़ रहा है और क्या जान पड़ रहा है वो भी यहाँ स्पष्ट है, तो ये है सरल वाक्य। तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो, दो क्रियाएं हैं, कहाँ रहते हो और क्या करते हो, तो संयुक्त दो क्रियाएं जहां पर होती हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य। मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। कितनी सारी क्रियाएं और कर्म यहाँ शामिल हैं, जिस कारण ये कौन सा है, मिश्र वाक्य है। तो जब एक क्रिया एक कर्म हो वो सरल वाक्य होता है, दो क्रियाएं जहां पर पता चलती हैं हमको वो संयुक्त वाक्य होता है, और बेस्ड सेंटेंस होते हैं जहाँ कोई घटना हो रही हो, उसका वर्णन हो, उसका प्रभाव हो, इस तरीके की कोई जब स्थिति सामने निर्मित होती है तो वो होते हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत। ठीक है, अब है हमारा इस पाठ का अगला प्रश्न।
इस एकांकी को पढ़कर आपने क्या नया सीखा। देखिए, जो आपने इस पाठ में पढ़ा है, सुना है, ये सब आप जानते हैं। आवश्यकता किस चीज़ की थी? सिर्फ उस पर जमी धूल हटाने की। आपको पता है कि कर्तव्य क्या होते हैं, आपको पता है कि उनका पालन करना कितना आवश्यक है, आपको पता है सच्चाई क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, लेकिन सिर्फ हम उनको समय रहते भूलने लगते हैं। तो ये पाठ, ये स्थितियाँ हमें क्या याद दिलाती हैं कि उन पर जमी धूल को हटाइए और उनको अपने जीवन में अपनाइए और इनको दूसरों को अपनाने की प्रेरणा भी दीजिए। तो आप यहाँ पर अपने शब्दों में, पैराग्राफ में या पॉइंट्स में उत्तर को लिख सकते हैं। जो बातें मैंने अभी आपको बताई, आप उनका भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या करने लगेंगे जो अभी नहीं करते हैं? यानी हो सकता है, मैंने जैसा कहा कि धूल जमी हुई है, तो धूल जमी हुई होने के कारण आप क्या कर रहे हैं? उन चीज़ों को आप नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसा आप क्या करने लगेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर अपना स्वरचित आंसर लिखेंगे, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आप लिख सकते हैं कि मुझे पता है ईमानदारी क्या होती है, लेकिन कई बार मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मैं ईमानदारी का पालन नहीं करता हूँ, तो अब मैं ईमानदारी का पालन करूँगा। मुझे पता है कि सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कई बार मैं छोटे मोटे झूठ बोल लेता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। साथ ही साथ कर्तव्य परायण की बात थी यहाँ पर, कर्तव्य पालन की। मुझे पता है कि मेरे क्या फ़र्ज़ है, लेकिन कई बार मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ, हटा देता हूँ अपना ध्यान, जाने दो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन अब से कोई देखे और ना देखे, जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, उनको मैं अच्छे से पालन करूँगा। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग यहाँ पर, इन चीज़ों का आप कर सकते हैं। तो यहाँ ख़त्म किया आज हमने अपना पाठ कर्तव्य पालन। मुझे लगता है ये पाठ आपका फेवरेट बन जाना चाहिए, है ना? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मेरा फेवरेट बन गया है, क्योंकि इसने हमें जीवन मूल्य सिखाए हैं। ये सिर्फ एक एकांकी नहीं थी कि बस सुना पढ़ा और भूल जाएं। ये जीवन में, बल्कि जीवन पर्यंत अगर आप इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे और प्रशंसा के पात्र बनेंगे। ठीक है। तो ये वीडियोस बार बार देखते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए, ताकि कक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें, साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत सारे सौगातें लेकर आया है, जिसमें से कुछ एक यहाँ पर दी हुई हैं। ये आपके लिए पूरी तरह एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी तरीके का कोई चार्ज यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाता। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश का तो बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस उपलब्ध हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क हैं। उनका लाभ ज़रूर लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उसे क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म को भरते ही आप हमसे संपर्क कर पाएंगे और हम आपको ज़रूरी मटेरियल पहुंचा पाएंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और साथ ही साथ टेलीग्राम की मदद भी ले सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना तो आप भूलेंगे नहीं, और शेयरिंग तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। इतना दोहराव करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।